जय श्री राम दोस्तों। लास्ट क्लास में क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? स्टोइशियोमेट्री के बारे में मैंने तुम्हें बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों, इसके नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? मतलब नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है? वो रिएक्शन जो एक केमिकल रिएक्शन में सॉल्व करते हैं, फिर उसमें लिमिट देखो, रिएजेंट रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट में से ही कोई ऐसा एजेंट है। एक रिएक्शन होती है ना, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होते हैं। तो रिएक्टेंट वाली साइड में से कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो पक्का कम पड़ने वाला है। जो क्या होने वाला है? कम पड़ने वाला है, लिमिट होने वाला है, उसकी वजह से रिएक्शन रुकने वाली है। तो ऐसे रिएजेंट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे बच्चों एनसीईआरटी में अगर तुम देखोगे, इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। Many times a reaction are carried out with the amount of reactant that are different than the amount as required by the balanced chemical reaction. बच्चों, मैंने तुम्हें बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना सिखाया था, बैलेंस करना बताया था। उसके नीचे 4 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो बताया था, वो कायदे वाली इक्वेशन बताई थी। उसके बाद ये बोल रहा है कि पर जरूरी नहीं है कि जब रिएक्शन हो रहा हो तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बैलेंस रिएक्शन के जितने अमाउंट में तुमको दिए हो। जरूरी है ऐसा? नहीं। In such situation, one reactant is in more amount than the amount required by the balanced chemical reaction. तो वो कह रहा है कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपको अमाउंट दिया हुआ है ना, मतलब हाँ, रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो अमाउंट दिया हुआ है वो या तो ज्यादा है बैलेंस वाले से या फिर कम। The reactant which is present in least amount get consumed after some time and afterward the further reaction does not takes place whatever be the amount of other reactant. उसने ये बोला रिएक्शन के दौरान जो रिएजेंट कम मात्रा में है वो तो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, और जब वो कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, फर्दर नहीं होगी, तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो ऐसे रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। Hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent। बोलो, समझ में आएगी नहीं? तो लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी समझ में आ गई ना? तो अभी मैंने तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में क्या बताया? रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट which consumed completely, जो पूरी तरह से क्या होने वाला है? कंज्यूम होने वाला है in a reaction is called limiting reagent। limiting reagent, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, चलो प्रोडक्ट तो बाद में आया, वो जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से एक भी रिएक्टेंट अगर पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, रिएक्शन उसके आगे फर्दर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यानी रिएक्शन कब रुकेगी ये किस पर निर्भर करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे। समझ में आ गया? तो लिमिटिंग रिएजेंट हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अ रिएजेंट दैट लिमिट्स द रिएक्शन एंड कंज्यूम completely in a chemical reaction is called limiting reagent। समझ में आ रहा है? अब कहानी समझ में आ रही है धीरे धीरे। और क्या बोल सकते हैं? हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कम मात्रा में होने की वजह से सबसे पहले खत्म हो जाता है और इसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है।
चाहे फिर उसके बाद बाकी रिएक्टेंट्स का कोई भी अमाउंट प्रेजेंट क्यों ना हो, कितना भी अमाउंट प्रेजेंट क्यों ना हो, रिएक्शन रुक जाती है। ऐसे रिएजेंट को क्या बोलते हैं, समझ में आ गया? तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, अ रिएक्टेंट which is consumed first। मतलब रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से ऐसा वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है ड्यू टू इट्स लेसर अमाउंट, आफ्टर विच कंज्यूम हो गया ना सबसे पहले, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर विच रिएक्शन स्टॉप्स या लिमिट्स whatever be the amount of other reactant is present। Such a reagent is called limiting reagent। बच्चों मुझे लगता है तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब मैं और क्या ही समझाऊं। इसका ना एक एग्जांपल लेकर मैं तुम्हें अभी समझाता हूं, पर उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर लिमिटिंग रिएजेंट कम मात्रा में है, जल्दी खत्म हो जाता है, तो जो बच गया है उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे? ऑब्वियसली वो एक्सेस रिएजेंट रहा होगा, एक्सेस रिएजेंट, यानी ऐसा रिएजेंट या ऐसा रिएक्टेंट जो ज्यादा मात्रा में है, जो रिएक्शन के रुकने के बाद भी उसका कुछ अमाउंट बचा हुआ है, क्योंकि रिएक्शन जब रुक जाती है तो लिमिटिंग रिएजेंट उस पर पूरा खत्म हो चुका होता है। इनफैक्ट इसी वजह से रिएक्शन रुकी है। तो एक्सेस रिएजेंट कौन है? अ रिएक्टेंट बोलो या रिएजेंट बोलो which remains in a chemical reaction, which remains unreacted, in a chemical reaction after consumption of limiting reagent, after consumption of limiting reagent is called excess reagent। समझ में आ गया? तो इस पे ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ लो पहले लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। और मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताता हूँ, तुमसे कोई डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है, बस तुम्हें इसके बारे में इसकी कहानी पता होनी चाहिए। इस पर दरअसल न्यूमेरिकल्स आते हैं और उस न्यूमेरिकल में तुमसे ये पूछा जाता है कि बताओ इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ना इसको समझने के लिए एक बहुत ही छोटा बेसिक सा एग्जांपल लें। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो एक हमारे पास रिएक्शन है, अमोनिया वाली लिख लो या वाटर वाली लिख लो, H2 प्लस O2 से मिलकर बना H2O, ठीक है? क्या ये बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है? बच्चों ये जो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट है वो रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि इसके चाहिए हमको 2 मोल और इसका चाहिए 1 मोल, और तब जाकर ये बनेगा 2 मोल, सही है? ये तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखा दिया था ना कैसे देखते हैं। पर क्या ये जरूरी है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की मात्रा हमको दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है, ये उतना ही होगा जो हमें क्वेश्चन में देगा, जो यहाँ पर दिख रहा है? कायदे में इसके 2 मोल को इसका 1 मोल चाहिए, ये तो हमें पता है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या ये जरूरी है कि दिया उतना ही हो जितना यहाँ पर लिखा हुआ है? मान लो क्वेश्चन में
तुमको ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, दे दिया है 2 मोल ऑफ H2 reacts with 2 मोल ऑफ O2। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फिर बोल रहा है फाइंड LR एंड ER, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट फाइंड करो। अब बच्चों तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ इस कंडीशन के हिसाब से? बच्चों देखो 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए खाली, सही है? पर यहाँ हाइड्रोजन तो 2 मोल दिया हुआ है पर ऑक्सीजन 1 मोल नहीं दिया बल्कि ज्यादा दिया है, तो ये बचने वाला है पक्का, क्योंकि इसके 2 मोल जो है वो पूरी तरह से इसका 1 मोल लेके कंज्यूम हो जाएगा, सही है? तो ऑक्सीजन बचने वाला है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ बच्चों? अब जब लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया तो एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ बच्चों? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो बताओ भाई पहला क्वेश्चन क्या है? In a reaction, identify the limiting reagent. the limiting reagent. Number 1, Number 1, 300 atoms of A 300 atoms of A plus 200 molecules of B plus 200 molecules of B। और इक्वेशन देखिए 1A plus अच्छा इसकी इक्वेशन दी हुई है 1A plus 1B2 प्लस 1B2, यहाँ पर नीचे B2 है, ठीक है, equals AB2 इज इक्वल टू AB2, ठीक है? फिर आगे बस। बस इतना ही है, ठीक है बच्चों। अब जरा दिमाग लगाओ, इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए? अच्छा ये A है सिर्फ, A2 नहीं है ना, ठीक है बच्चों। इसका मुझे चाहिए 1 मोल, इसका भी चाहिए 1 मोल और इसका भी बन रहा है 1 मोल। हालांकि मुझे इससे तो मतलब ही नहीं है ना? अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें बच्चों, अगर हम देखो यहाँ पर एटम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसका एक मॉलिक्यूल इसके भी एक ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और तब जाके इसका एक मॉलिक्यूल बन रहा है? मैं इसका लिख नहीं रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, तो दोनों का एक एक मॉलिक्यूल लिख सकते हैं बच्चों। अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो इसका एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, चेक कर लो, जबकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। सही है गलत है? B2 है ना, तो B2 का मतलब ऐसे समझ लो ना, H2 O2 N2, तो इसमें 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम और उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है क्योंकि वो सिर्फ 1 है। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा दिमाग लगाओ, हमको दिया एक एटम 2 एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कायदे वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अगर इसका एक एटम खर्च होगा, इसके कितने एटम खर्च होंगे? डबल। बात समझ गए? तो अब मुझे बताओ दिया हुआ यहाँ पे कितना है? 300 एटम और यहाँ कितना दिया हुआ है? 200 मॉलिक्यूल। तो बच्चों 200 का 2 से मल्टीप्लाई करके 400 एटम हो जाएगा। भाई बात समझ में आई? एटम को थोड़ी ना मॉलिक्यूल से कंपेयर करोगे, एटम को एटम से कंपेयर करोगे, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से। तो उसने दिया था 300 एटम, तो लिख दिया 300 एटम। अगर इसका एक एटम है तो इसके डबल चाहिए, तो हमने इधर चेक करा, इधर 200 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो ये हो गए 400 एटम। अब बच्चों मुझे कायदे में अगर इसका एक है तो इसके 2 चाहिए, तो अगर यहाँ 300 एटम है तो यहाँ कितने चाहिए? 600, और ये तो 400 ही दिया हुआ है। कम कौन पढ़ने वाला है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ और एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ? चेक करो आंसर। सही है। सही है? नेक्स्ट बोलो। इक्वेशन वाली सेम है और सेकंड पार्ट है 2 मोल ऑफ A। अच्छा मतलब क्वेश्चन यही है, इसका भी एक सेकंड पार्ट है। फिर क्या बोला इसने? 2 मोल ऑफ A 2 मोल ऑफ A दिया हुआ है प्लस 3 मोल ऑफ B प्लस 3 मोल ऑफ B। B।
बच्चों मोल वाली इक्वेशन तो हमने पहले ही लिख दी। कायदे में अगर इसका एक मोल है तो इसका भी एक ही मोल लगेगा, इसका B2 का। अच्छा चेक करना 3 मोल ऑफ B दिया है B2 दिया है? B. सिर्फ B दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसके देखो अगर इसका एक मोल है तो इसका भी एक मोल लगेगा, पर एक मोल लगेगा B2 का ना कि B का, है ना। तो अगर मैं इसको B2 बना दूं तो मोल हाफ हो जाएंगे इसके। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर देखो इसका एक मोल है A प्लस B2 बन गया AB2 1 1। अगर इसका एक मोल है तो इसका भी एक मोल चाहिए। ये वो इक्वेशन है जो कायदे में बात सही होनी चाहिए। लेकिन ये अगर ये 2 मोल है, अगर मान लो इसको मैं 2 मोल कर दूं तो ये भी कितना होना चाहिए? 2 मोल कायदे में। लेकिन ये तो मुझे 2 मोल दिया हुआ है, ये कायदे वाली इक्वेशन हो गई। ये तो मुझे 2 मोल दिया हुआ है, लेकिन ये कितना दिया हुआ है? 3 मोल। पर ये 3 मोल B2 के नहीं है, B के हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब दिमाग लगाओ, अगर इसके 2 मोल है तो हमें 2 मोल चाहिए B2 के। अब इसका 2 मोल तो दिया है, पर यहाँ पे B के मोल दिए हैं, B2 के नहीं दिए। और हम जानते हैं कि जब 2 B मिलेंगे तब एक B2 बनेगा। तो यानी कि अगर मान लो 3 मोल B2 दिया हुआ है, 3 मोल B दिया हुआ है, तो B2 बनाने के लिए इसके मोल आधे रह जाएंगे, 1.5 मोल। बात समझ में आई? 2 एटम जुड़ेंगे तभी तो B2 बनेगा। तो इसका मतलब B के तो 3 मोल दिए हुए हैं, लेकिन अगर B2 की बात करें तो B2 के 3 नहीं बल्कि 1.5 मोल ही रह जाएंगे। बात समझ में आई? अब बताओ, अगर इसके 2 मोल है, इधर भी 2 चाहिए। अब इधर तो 2 दिया है, पर इधर तो 1.5 ही रह गया। तो इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन पढ़ने वाला है? B। और एक्सेस रिएजेंट कौन पढ़ने वाला है? A। सही है? सबको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ इस बार? भाई फिर से देख लो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि क्वेश्चन में इसके 2 मोल इसके 3 मोल दिए हुए हैं, ये ना 2 मोल और 3 मोल, तो फिर सर ये कम हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है, बट वो B के मोल है, B2 के नहीं है। रिएक्शन तो B2 की थी ना, तो हमने दिमाग लगाया 1 मोल के साथ 1 मोल चाहिए, 2 मोल के साथ 2 मोल चाहिए। तो इसके 2 मोल दिए हुए हैं तो यहाँ पे भी तो मोल ढूंढोगे। अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, देखेगा यहाँ पर अरे यहाँ तो 3 दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है, बट एक्चुअली वो मोल B का है, B2 का नहीं है, 3। तो उसको जब B2 का कन्वर्ट करा तो वो आधा क्यों रह गया? 3 का आधा कितना होता है? 1.5 ही तो होता है, 1.5। तो आधा इसलिए हो गया क्योंकि 2 B के एटम जुड़ के एक B2 बन गया। तो जितने भी मोल दिए होंगे उसका आधा हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला बोलो। 100 atoms of A. एक सेकेंड, ये थर्ड पार्ट है ना? हाँ. 100 atoms Of A of A plus 100 molecules of B2. 100 molecules of B2. B2। देखो इस बार B2 दिया हुआ है। अब बच्चों फिर से देखो बोर्ड पे लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है। अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे भी एटम लेकर आओ ना, या अगर यहाँ मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी मॉलिक्यूल लेकर आओ, तभी कंपेयर कर पाओगे, वरना नहीं। तो पहले काम करते हैं, कायदे वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। हम लिख चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल इसका चाहिए तो एक मॉलिक्यूल इसका भी चाहिए, यानी कायदे में A प्लस B2 बन गया AB2। तो अगर इसका एक मॉलिक्यूल लगेगा तो भैया इसका भी एक मॉलिक्यूल लगेगा। इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, पर इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? ये होगी कायदे वाली इक्वेशन। मतलब अगर इसका एक एटम खर्च होगा तो इसके कितने होंगे? 2 एटम। अब देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। बच्चों इसके तो दिए हुए हैं 100 एटम, तो इसके मुझे कितने चाहिए? 200, डबल चाहिए ना। पर इसके एटम कितने दिए हैं? 100 मॉलिक्यूल्स। इसके मुझे 100 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं B2 के, और हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में इसके 2 एटम होते हैं। तो बच्चों अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 × 2 एटम्स ऑफ B2 हो जाएगा, और मुझे एक के लिए डबल एटम चाहिए, तो 100 के लिए वैसे भी 200 चाहिए। तो ये तो पूरा ही एग्जैक्टली दिया हुआ है, जितना चाहिए कंज्यूम हो जाएगा। तो ये हो गया 200 एटम। तो बच्चों ना ही यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से A और B दोनों पूरे कंज्यूम हो जाएंगे।
कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा और कोई भी कम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिखेंगे? नो लिमिटिंग, पूरा लिख लेना, नो लिमिटिंग रिएजेंट एंड नो एक्सेस रिएजेंट। कोई दिक्कत? चेक कर लो। अगला बोलो। 5 mole of A एक सेकंड। 5 moles of A plus 2.5 mole of B2. 2.5 मोल ऑफ B2। 2.5 है ना? हाँ। ठीक है। अब बच्चों चेक करो, अगर इसका 1 मोल है तो B2 का भी 1 ही मोल चाहिए। A प्लस B2 से बन गया AB। अगर इसका 1 मोल खर्च होगा तो मॉलिक्यूल B2 का भी 1 ही मोल खर्च होगा। ये हो गई कायदे वाली इक्वेशन, सही है। और ये 1 मोल B2 का ही है। तो अगर यहाँ पर इसके 5 मोल दिए हुए हैं तो इसके भी 5 ही मोल चाहिए कि नहीं चाहिए? और यहाँ तो 2.5 दे दिया B2 का, तो कम कौन पड़ गया? साफ दिख रहा है ये कम पड़ गया। तो यहाँ पे ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है? B2। और एक्सेस रिएजेंट कौन है? ये चेक कर लो। और भी पार्ट्स हैं इसमें? एक और है, बोलो। 250 atoms of A एक सेकेंड। 250 atoms of A of A plus 5 moles of B2. 5 moles of B2. B2। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब हमें पता है क्या कंपेयर करना है? अब हमें एटम्स को मोल्स के साथ कंपेयर करना है। मोल को मोल से कंपेयर कर रहे हैं, एटम को मॉलिक्यूल से भी कर लेगा बच्चा एक बार को, है ना? मोल को मोल से, एटम को मॉलिक्यूल से, ये सब हो जाएगा। अब इसके तो दिए हैं एटम और इसके दिए हैं मोल, कर लोगे कंपेयर? एटम और मोल को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या तो इसको भी मोल बना दो और या फिर इसको भी एटम बना दो। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, पहले एक ही बात करते हैं। ए के पास तो 250 एटम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पे रोक देते हैं। बी के बारे में बात करते हैं। बी नहीं है, दरअसल वो B2 है, और B2 एक मॉलिक्यूल है, ना कि कोई एटम। तो B2 क्या हमें कितना दिया हुआ है? 5 मोल, 5 मोल्स ऑफ B2। तो जब भी कोई चीज मुझे मोल्स में दी होती है, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। क्योंकि 1 मोल में कोई भी चीज एवोगैड्रो नंबर जितनी होती है, तो 5 मोल में कितनी होगी? 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, सही है। और आपको मॉलिक्यूल नहीं एटम चाहिए, तो 5 इंटू Na इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है। एटम्स ऑफ B2। अब इसको सॉल्व करना जरा। 5 2 10 और 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ B2। बच्चों तुम कुछ भी सॉल्व करके कितना भी दिमाग लगा लेना, इसके एटम बहुत ज्यादा हो गए हैं, 10 रेज़ टू पावर 23 की रेंज में आ गए, और इसके सिर्फ 250 एटम है। और जबकि हम जानते हैं कि एक एटम के साथ इसके 2 एटम चाहिए, डबल चाहिए। तो अगर ये 250 एटम है तो बी के कितने एटम चाहिए? 500। और मॉलिक्यूल कितने चाहिए? 250। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आ गए एटम। तो इसका मतलब ये हुआ, इस बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? कम कौन पड़ेगा? 250 एटम। और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा? सी। सी का है? हाँ B2। बिट्टू मत बोलो, अपने दोस्त का नाम मत बताओ। कोई दिक्कत? सबको लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई? पक्का? मैंने तुम्हें बताया था स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, ये जो 2 टॉपिक हैं बहुत अलग अलग नहीं है, पर स्टोइशियोमेट्री वाले मेथड से ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बोलो भाई, ये क्वेश्चन बोलो, एनसीईआरटी का ही है। Calculate the amount of water. Calculate The amount of water the amount of water, brackets में gram अच्छा ग्राम्स में, produced by combustion of produced by combustion of by
combustion of 16 gram of methane. 16 ग्राम ऑफ मीथेन। बस बस। बच्चों हमें क्वेश्चन में देखो बहुत कम डाटा दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर मैं 16 ग्राम मीथेन को कंबशन जला दूं तो आप ये बताइए वाटर कितना बनेगा, और वाटर का अमाउंट बताना है ग्राम्स में। तो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। देखो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, जलाओगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे। मैंने उस दिन तुम लोगों से कहा था जब भी किसी चीज का कंबशन होता है किसी फ्यूल का, तो वहां पे दो ही चीजें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हो, ये हाइड्रोकार्बन है, तो बना आपके पास CO2 प्लस H2। अब अगर बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 2 और 2 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अगर इसका 1 मोल है, इसके कितने चाहिए? 2 मोल, तब बनेगा इसका 1 मोल और इसके बनेंगे 2 मोल। पर बच्चों सवाल मोल में नहीं है, सवाल है ग्राम्स में। ग्राम्स में वाटर मांगा हुआ है, कितना बनेगा, और ये दिया हुआ है, तो क्यों ना ग्राम वाली इक्वेशन लिए। मैंने 4 बताई थी ना, वॉल्यूम वाली, वेट वाली मतलब ग्राम वाली मास वाली, और मॉलिक्यूल वाली और मोल वाली। तो ये मोल वाली मैंने बेकार में ही लिख दी है। बच्चों जरा चेक करो, C 12 और 4 16 ग्राम, 64 ग्राम, 44 ग्राम, 36 ग्राम। सही है गलत है? ये मोलर मास निकालना आता है ना। उसने ये बोला है कि अगर आप 16 ग्राम मीथेन को जलाओगे तो कितना वाटर बने। ये 16 ग्राम तो है 1 मोल में, तो 16 ग्राम कायदे में अगर हम जलाएं तो कितना वाटर बनेगा। ये तो आ गया आंसर, 16 ग्राम ऑफ मीथेन will give 36 ग्राम ऑफ वाटर। भाई बात समझ में आई? इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। यहाँ पे तो वो कायदे वाली क्वेश्चन लिखते हैं, उसी से आंसर आ गया। चेक कर लो आंसर, सही है। अगला बोलो, अगला बोलो। How many moles of methane are required to produce? एक सेकंड, हाउ मैनी Moles of methane moles of methane are required are required to produce to produce 22 grams 22 grams of CO2 of CO2। बस after combustion. हाँ ठीक है, आफ्टर कंबशन। बच्चों अब जरा ध्यान देना, कह रहा है कितने मोल मीथेन चाहिए अगर आपको 22 ग्राम CO2 बनाना है। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, मैंने तुम लोगों को स्टोइशियोमेट्री पढ़ाते टाइम उस टाइम बताया था कि कई बार जरूरी नहीं है कि वो ग्राम से ग्राम में ही आंसर मांगे, मोल से ग्राम में, लीटर से मोल्स में इंटर कन्वर्जन कर सकता है। ये वैसा ही क्वेश्चन है और हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अगर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है तो रिएक्शन यही रहने वाली है, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, जब वो दो चीजों की बात करें ना, ग्राम और मोल, तो तुम वो दोनों इक्वेशन लिख लेना। ठीक है, बताओ 1 मोल, इसके चाहिए 2 मोल, इसका बना 1 मोल, इसके बने 2 मोल। और एक बात बच्चों, यहां पे इन दोनों की जरूरत थी, तुम्हें ऐसे काटना नहीं है, पर मैं बता रहा हूं जरूरत है नहीं है। अब ये मुझसे बात कर रहा है मीथेन और CO2 की, तो अगर इसका 1 मोल लूंगा तो इसके कितने मोल लगेंगे? इसका कितना मोल बन रहा है? 1 ही मोल बन रहा है, पर ग्राम में कितना होता है? ये है 16 ग्राम और ये बन रहा है 44 ग्राम। ठीक है, बाकियों का इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है। अब बच्चों फिर से सुनो, अगर ये 1 मोल लोगे तो ये 1 मोल लगेगा, 1 मोल में ये 16 ग्राम है, 1 मोल में ये 44 ग्राम है, तो कायदे में 16 ग्राम चाहिए आपको अगर 44 ग्राम आपको CO2 बनाना है। पर CO2 तो मुझे 22 ग्राम दिया हुआ है, तो चुपके से इसका आधा कर दूं तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो चेक करना, 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए
8 ग्राम ही तो CH4 चाहिए।